गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको INM। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। ये कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये एक ओल्ड प्रैक्टिस है जो कि हम न्यूट्रिएंट को नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसे, ठीक है, were made through organic sources to supply secondary and micronutrient beside primary nutrient. प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बिसाइड में हम इसको करते हैं। इन साइंटिफिक लिटरेचर द फ्यू टर्मिनोलॉजी वेरिएंट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई IPNS and integrated nutrient supply and management are also used to convey almost similar meaning of INM। देखो, कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजी हैं। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सिमिलर टर्म है किसके? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के। ठीक है, अब इसमें आएगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड IPNS। IPNS क्या है यहाँ पे? IPNS है प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, INM और IPNS हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स एज फॉलो। कुछ डिफाइन किया कुछ रिसर्चर्स ने, क्या बताया इन्होंने? ये बोला कि जो IPNS है वो एक मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट है सोइल फर्टिलिटी की, कि हम इसके अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई, इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे और सोइल फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। एक रिसर्चर ने इसको ये बोला कि IPNS क्या है? IPNS इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई है, जिसके अंदर हम सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए पे बेनिफिट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। IPNS नेक्स्ट इज IPNS इज यूज्ड टू मेंटेन और एडजस्ट सोइल फर्टिलिटी। इसको हम सोइल फर्टिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। एंड प्लांट सप्लाई टू अचीव अ गिवन लेवल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन की सप्लाई को एनहांस करने के लिए हम इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज डन बाय ऑप्टिमाइजिंग द बेनिफिट फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के, जितने भी रिसोर्सेज हैं हम इसको उससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज द मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोइल फर्टिलिटी थ्रू integrating various nutrient resources along with fertilizer for sustaining crop productivity on long term basis। मीन क्या है? जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है इसके अंदर हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और रिसोर्सेज और फर्टिलाइजर और उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बात करेंगे कि वो लंबे टाइम तक सोइल में बने रहें। ओके, नेक्स्ट द कंसेप्ट इंक्लूड के एरिया लाइक मेंटेनेंस, एडजस्टमेंट ऑफ सोइल फर्टिलिटी, optimum plant nutrient supply, sustaining desirable level of productivity, optimization of benefits from all possible sources of nutrients and addressing environmental concern। मीन्स क्या है? जो प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे।
सप्लाई क्या करेंगे, न्यूट्रेंट का सप्लाई करेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एज अ ऑप्टिमाइजिंग बेनिफिट मिलेगा ना उसको, प्लांट को। नेक्स्ट, दिस में बी अचीव्ड थ्रू कंबाइन यूज ऑफ ऑल पॉसिबल न्यूट्रिएंट्स। इसको यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम अचीव तब कर सकते हैं जब हम सभी पॉसिबल रिसोर्सेज जो न्यूट्रिएंट के हैं उनसे हम इसकी न्यूट्रिएंट ऑप्टिमम ग्रोथ की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें और उसके क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो आता भी नहीं एग्जाम में। सो मेन जो टॉपिक इम्पोर्टेंट दैट इज कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सो न्यूट्रिएंट को मैनेज करने के लिए जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं, दैट इज फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, लेग्यूम, crop residues and biofertilizer are the main ingredient of integrated nutrient management. So integrated nutrient management के जो component है that is fertilizer, organic manure, legumes, crop residue, fertilizer, organic manure, crop residue और बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर सबसे पहले हम फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर का क्या रोल होगा, सो फर्टिलाइजर कंटिन्यू टू द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेटेड ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्या पढ़ा कि जो कंबाइंड न्यूट्रिएंट के इफेक्ट को लाने के लिए हमें हर तरह का फर्टिलाइजर यूज करना होगा, हर टाइप के न्यूट्रिएंट जहां से भी मिलता है हमें उसको यूज करना होगा। ठीक है, सो जो फर्टिलाइजर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेडिएंट है किसके लिए, इंटीग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, द डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर हैज बीन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। जो डिपेंडेंस हो रहा है फर्टिलाइजर का हमारी लैंड का, वर्ट देखो डे बाय डे फार्मर क्या कर रहा है, ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी डिमांड जो होगी वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी ना। सिंपल सा एक एग्जांपल देखो कि अगर मुझे कोई टेबलेट है वो मुझे असर दिखा रही है 200 mg पे, अगर मैं उसकी ज्यादा डोज लेना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या 200 वहां पे मुझे काम करेगी, नहीं करेगी। उसको काम करने के लिए हमें उससे ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो सेम यहाँ केस है कि अगर हम फर्टिलाइजर जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा अगर हम अमाउंट फर्टिलाइजर का देंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजर जितना ज्यादा देंगे अल्टीमेटली उसका जो बोल सकते हो कि जो लैंड की पावर है उसके अगेंस्ट वो ज्यादा हो जाएगी, लैंड उसको ज्यादा मांगने लग जाएगी। ठीक है, constantly because the need of supply large amount of nutrient in intensive cropping with high productivity। इसलिए हमें डे बाय डे क्या जरूरत पड़ रही है, ज्यादा न्यूट्रिएंट इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट वहां पे प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। Nonetheless, fertilizer consumption is not only inadequate, ना ही सिर्फ इनएडिकेट है बल्कि आज के टाइम पे इम्बैलेंस हो चुका है। क्यों, बिकॉज आज के टाइम पे ज्यादा फर्टिलाइजर देना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट द एनपीके, एनपीके यूज रेशियो इज क्वाइट वाइड। हमें पता है कि अब जो एनपीके का रेशियो हो गया है बहुत ज्यादा हो गया है, बट जब एनपीके आया था ना तब इसको जो रेशियो का जो सजेशन थी दैट इज 4:2:1, 4:2:1 की रेशियो में इसको अप्लाई करने की बोला गया था। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे न्यूट्रिएंट ज्यादा यूज करते गए तो उससे जो लैंड की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि उसकी टॉलरेंस पावर ज्यादा हो जाएगी कि वो उसके लिए अडेप्ट हो चुकी है। अब उसको उतने न्यूट्रिएंट्स में काम नहीं चलता, अब उसको उतने न्यूट्रिएंट से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब उस न्यूट्रिएंट से ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिएगा तो उसकी जो डिमांड होगी, उसकी जो डिमांड होगी नाइट्रोजन की रिगार्डिंग, फॉस्फोरस की रिगार्डिंग और पोटाशियम की रिगार्डिंग, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। इसलिए बोला गया इसका यूज रेशो क्वाइट वाइड हो चुका है। वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटाशियम सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट आर ऑफ्टन इग्नोर्ड। जबकि जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसके अंदर लाइक पोटाशियम और सल्फर उनको इग्नोर किया जाता है। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन
is inadequate to meet the requirement and the situation is not likely to improve in the near future. नियर फ्यूचर के अंदर इसकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि जो फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल है ना, तो वो भी उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको ऐसे ही यूज करते रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड constraint like global price hike of fertilizer or raw material would not permit fertilizer import in large quantity. जो ग्लोबल प्राइस है उनमें हाइक हो गया है, इसलिए फर्टिलाइजर जो रॉ मटेरियल है उसको हम लार्ज क्वांटिटी में इंडिया के अंदर नहीं ला सकते। लाइक पोटाश है, ये इंडिया में नहीं बनता है, ये आउटसाइड इंडिया से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका जो हाइक आ गया प्राइस में, अगर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्राइस में हाइक आ जाएगा, उतना ज़्यादा अगर प्राइस में हाइक आ जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसको इंपोर्ट करने में, है ना। जिसकी वजह से एक बिग गैप आ रहा है फर्टिलाइजर सप्लाई और कंजप्शन में। बिकॉज फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर कंजप्शन तो ज़्यादा कर रहा है, बट जो पीछे से सप्लाई आ रही है बाहर से वो क्या आ रही है, कम आ रही है। बिकॉज जो प्राइस का क्या होता जा रहा है, हाइक होता जा रहा है, प्राइस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, next is while organic and biofertilizer accepted to bridge a part of gap, and efficient use of fertilizer is narrowing the nutrient supply gap also need greater emphasis। इसलिए इस मेंटेन को, इस जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्योर से और बायो फर्टिलाइजर से। तो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक क्या कर रहे हैं, इस चीज के जो गैप को कंप्लीट कर रहे हैं, उसको नैरो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट बाय द क्रॉप वेरी फ्रॉम 30 to 50%, 50 to 20% और देन 5% इन द केस ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो ये है नाइट्रोजन, ये है फॉस्फोरस, ये है पोटाश और ये मैंने बोल दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसका जो कंजप्शन है डेट इज 30 to 50% कंजप्शन होता है। इसकी बात करें, इसकी 15 to 20% कंजप्शन होता है। इसका कंजप्शन वैसे भी कम है, इग्नोर करते हैं लोग। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसका सिर्फ 5% कंजप्शन है। ठीक है, तो इनका जो गैप है इसको मेंटेन कौन करेगा, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिएंट इज लॉस्ट थ्रू वेरियस पाथवे, enhancing nutrient use efficiency should therefore be prioritized area of research of restoration and improvement of soil health and minimize the cost of। देखो इसलिए हमें क्या करना होगा, देखो न्यूट्रिएंट का जो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, एंड जो डिमांड है, जो सप्लाई जो हमारे लैंड के अंदर फार्मर दे रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर। बट एक केस ये है कि जब फार्म का क्रॉप प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम जो वहाँ पे खर्चा होता है, जो बोल सकते हो कॉस्ट लगती है, पूरी क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगती है ना। उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करने का एक तरीका है, यहाँ पे जो एनपीके है जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं उसको कम कर दें और उसके प्लेस पे ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर क्या करें, हम यूज करें। क्लियर है, नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको, डेट इज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हमने पहले भी बात की थी, ये क्या होता है, एक अर्बन कंपोस्ट होता है जो हम डेड डिके से बनाते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर उसमें यूज करते हैं, क्रॉप रेजिड्यूस में यूज करते हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटा उसमें यूज करते हैं, सिटीज का जो भी कटर का रिफ्यूज होता है वो हम यूज करते हैं, रूरल जो गांवों का कंपोस्ट होता है हम उसको यूज करते हैं, सीवेज का जो स्लज होता है हम उसको यूज करते हैं, प्रेस मड को यूज करते हैं, और एग्रो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं हम उनको यूज करते हैं
as a organic manure. Okay. Next is compost and farmyard manure have traditionally been the important manure for maintaining soil fertility and ensuring field stability. जो कंपोस्ट और फार्मयार्ड मैन्योर है वो ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट मैन्योर है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए, यील्ड को, फार्म की यील्ड और फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट मेजर है। ठीक है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नॉन एडिबल ऑयल केक एंड वेस्ट फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर आल्सो देयर। अब ऑर्गेनिक मैटर में और क्या क्या हो सकते हैं, ऑयल केक्स हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, नीम ऑयल हो गए, ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। नीम केक, सनफ्लावर केक, ग्राउंडनट केक, तो ये सभी के सभी क्या हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा मोर ओवर देर इज सेवरल, उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया, वो भी हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर में काम आएगा। ठीक है। जो डिफरेंट क्रॉप का जो बचा हुआ कचरा है, जो स्टबल्स बच जाते हैं, उनको भी हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं। और इसके बीच में हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट कर सकते हैं, लाइक क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको स्टबल को मिक्स कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर में और क्या आ जाएगा कि जो इंडस्ट्रियल के बाय प्रोडक्ट हैं, लाइक मोलासिस, प्रेस मड, शुगर इंडस्ट्री का जो मोलासिस बचता है, जो गन्ने का एक्सट्रैक्ट बचता है, उसको मोलास में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मोलास भी एज ऑर्गेनिक मैटर यूज होता है। ठीक है। उसके बाद सल्फिलाइजेशन, सल्फिटेशन जो प्रेस मड होता है, एसपीएम, उसका ग्रेट पोटेंशियल होता है एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है। और वो फेवरेबल इफेक्ट करता है सोयल प्रॉपर्टी पे। ठीक है। वो एडिशन करता है कुछ इफेक्ट्स को सोयल प्रॉपर्टी में। डैश लास्ट 3 डिकेड की बात करें तो जो एसपीएम है उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस बड़ी है, क्योंकि जो शुगर केन का जो बोल सकते हो आप, शुगर केन रेटून वीट क्रॉप होती है ना, देखो शुगर केन के बाद वीट लगा सकते हैं, तो शुगर केन रेटून वीट की जो इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, जो हम शुगर केन और वीट को इकट्ठा लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हम एसपीएम को वहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल होता है उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, सीवेज स्लज होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट सोर्स हैं ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के, तो इससे हम क्या होते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन विद फर्टिलाइजर इनपुट थ्रो दीज हैव टू बी यूज्ड विद कॉजन टू अवॉइड एनी पोटेंशियल थ्रेट ऑफ पैथोजोन एंड हैवी मेटल लोड। इससे क्या होगा, देखो अगर हमने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डाला तो उसमें जो मेटल आयंस होंगे उनका लोड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक थ्रेट ये भी है कि अगर हम म्यूनसिपल वेस्ट डालेंगे तो उससे जो बोल सकते हो आपकी हैवी मेटल लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे जो मेटल के आयंस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मेटल के आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है क्लास, तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में लेग्यूम। टिल देन टेक केयर, बाय। और इस चीज के अंदर जो भी आपको डाउट है यहाँ तक, प्लीज उसको कमेंट करो, डेली क्लास को आप लिसन करो, जो भी डाउट होता है उसको पूछो प्लीज, ताकि आपका एग्जाम आने वाले हैं, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।